हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। आज हम अपनी इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करेंगे, राइट। एंड ये जो लेक्चर नंबर 16 है, दिस इज रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों, अब अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रीज के टॉपिक के ऐसे हैं जो हमने करंट अफेयर्स में हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कोई सेक्टर इवॉल्व होता है वो इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर की, तो कुछ साल पहले एविएशन सेक्टर बहुत न्यूज़ में था। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। हालाँकि एविएशन सेक्टर हमारे सिलेबस में भी है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आई थिंक लेक्चर्स 18 में है शायद, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। बट मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जो चीज़ें करंट अफेयर में चल रही हैं, चाहे इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हो, उनके बारे में हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। टूरिज़्म सेक्टर जैसे एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो गया, है कि नहीं? तो ये बातें हमें पहली बात तो अंडरस्टैंड करनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आपकी जो बुक है उसके अंदर कुछ एक टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे गिग इकॉनमी मेंशन हो रखा है। ये हमने काफ़ी पहले पढ़ लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें एलपीजी के बारे में डिस्कशन हो रखा है इस बुक के अंदर, तो वो भी हमने जब प्लानिंग टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो 15 लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज़ उनको डेफिनिटली देख लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम इंडस्ट्रीज तो पढ़ेंगे, बट हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्टअप से, ठीक है? तो स्टार्टअप का भी टॉपिक मेंशन है, तो वहाँ से शुरुआत करेंगे। फिर हम थोड़ा-सा एमएसएमईज़ के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम धीरे-धीरे अपनी इंडस्ट्रीज को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज हम सेशन में करने जा रहे हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से जो बच्चे संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो बैच है ये इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों पर्टिकुलर मीडियम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपकी यूपीएससी की सारी डिमांड्स को कवर करता है। चाहे वो आपका लेक्चर्स हो गया, चाहे आपके कंसेप्ट नोट्स हो गया, चाहे आपका जीएस की बुक्स हो गया, एंड डेली बेसिस के ऊपर आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे होती रहती है। तो सिमिलरली जैसा आपका संकल्प हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा, उसी तरह से आपको टाइटन बैच देखने को मिल जाएगा इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर भी सारे फीचर्स कवर्ड हैं। उसके अलावा सृजन हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है? इसके अंदर क्या कवर होगा? आपका प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज प्लस आपका मेंटरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से आपको प्रहार बैच देखने को मिल जाएगा 2025 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। इसके साथ ही साथ हमारी टीम अराउंड 7 टू 8 ऑप्शनल ऑफर करती है, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, पीएसआईआर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया। डेफिनिटली आप अलग-अलग अपने ऑप्शंस के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हो। इनका लिंक जो होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। एंड लास्टली, अगर आप अपनी तैयारी एक फेज़्ड मैनर के अंदर करना चाहते हैं 2027 के लिए, तो हमारा जो 2+1 आपको ईयर आपको बैच देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ प्रारंभ। वो भी आप डेफिनिटली जॉइन कर सकते हो, जहाँ पर हर पर्टिकुलर आपके एक फेज़ के अंदर चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों, कुछ भी डाउट आता है तो हमें आप रीच आउट भी कर सकते हैं, प्लस इनके सबके जो लिंक्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएँगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने जो टॉपिक है स्टार्टअप्स के माध्यम से ही। अब पहला जो चीज़ दिमाग में आती है ना, वो ये आती है कि सर आखिर हम स्टार्टअप बोलते किसको हैं? व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ अ स्टार्टअप? क्या है स्टार्टअप? क्या फिज़िक्स वाला एक स्टार्टअप है? क्या ओला एक स्टार्टअप है? क्या उबर एक स्टार्टअप है? या फिर ज़ोमैटो एक स्टार्टअप है? अब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ सर, ये स्टार्टअप लग तो रहे हैं, पर अगर मैं कहूँ यार ये तो बहुत बड़े हो गए हैं, मतलब इनमें से कुछ एक कंपनीज़ तो बहुत बड़ी हो गई हैं, तो कैसे डिसाइड करोगे कोई कंपनी स्टार्टअप है या नहीं है? तो एक्चुअल में ना इसकी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, जो खासकर, वैसे कंडीशन तो काफ़ी सारी हैं, बट 2 कंडीशन आपको खासकर पता होनी चाहिए। पहली जो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है ना, वो ये है कि ये जो भी एंटिटी है, जिस भी एंटिटी की हम बात करें, जो भी कंपनी की बात कर रहे हैं, इसका इनकॉर्पोरेशन या जो रजिस्ट्रेशन है, उसको 10 साल से कम टाइम होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 10 इयर्स, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंपनी 1980 की कंपनी है एंड आप उसको बोलो भाई ये भी एक स्टार्टअप है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट यही है कि जो एंटिटी है, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड लेस देन 10 इयर्स। अगर आज हम जनवरी 2025 में खड़े हुए हैं, तो जनवरी 2015 के बाद ही रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को पहली बात आप लोग स्टार्टअप कह सकते हो। फर्स्ट कंडीशन। तो 2015 से कोई पुरानी कंपनी चली आ रही है, वो हम यहां पर उसको स्टार्टअप नहीं कह सकते। ठीक है? ये तो लाइफ टाइम के हिसाब से हुआ, कितनी उसकी एज है, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा। तो क्या सिर्फ एज के बेसिस से ऊपर कह देंगे कि कौन सी कंपनी स्टार्टअप है या कौन सी कंपनी नहीं है? नहीं, एज के अलावा भी ना आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है उसका टर्नओवर। उस कंपनी का जो टर्नओवर होना चाहिए ना, वो 100 करोड़ से
कम होना चाहिए, लेस देन 100 करोड़ इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स। यानी कि अगर कोई कंपनी है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर चला गया, इट विल नो लॉन्गर बी अ स्टार्टअप। समझ रहे हो? तो अगर आप अभी भी अपने दिमाग में ये लेके चल रहे हो कि ज़ोमैटो एक स्टार्टअप है, ये एक स्टार्टअप है, बिल्कुल भी नहीं। हमारी सरकार के द्वारा जो चीज़ों को स्टार्टअप माना जाता है, उसके अंदर पहली चीज़ होती है, उसकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए, उसका जो टर्नओवर होना चाहिए, वो जितने भी साल से काम कर रहा है, हमेशा ही 100 करोड़ से कम होना चाहिए। प्लस डेफिनिटली देखो यार, उसके हेडक्वार्टर्स होने चाहिए भारत के अंदर, भारत के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, राइट? तो रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया के अंदर, तभी हम उसको भारत में स्टार्टअप कह पाएँगे। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ ना, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेशन वाला किया होना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट, कुछ इनोवेटिव आइडिया, कुछ सॉल्यूशन, है ना? कुछ ऐसा लाना चाहिए, तब हम उसको यहाँ पर स्टार्टअप कह सकते हैं। तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज़ पर्टिकुलर 4 कंडीशंस। अब कुछ बच्चे ना पता क्या कहेंगे, कुछ बच्चे मुझे पता है कमेंट्स के अंदर लिखेंगे कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, आपने गलत पढ़ा दिया, मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था, XYZ बुक के अंदर ये लिखा हुआ है। वो सब पुरानी डेफिनिशंस हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो ना, हालाँकि अपनी बुक में तो सही है, जो हमारी यूपीएससी वाला की, अगर आप XYZ बुक पढ़ रहे हो, वहाँ पर हो सकता है ये नंबर 7 साल लिखा हो या ये नंबर अलग हो। उसका कारण क्या होता है, बुक्स अपडेट ही नहीं होती हैं। 5 साल पहले जो बुक थी, आज भी आप वही पढ़े जा रहे हो, उसमें कुछ ने कुछ अपडेशन ही नहीं किया, तो नंबर्स तो गलत आएँगे ही आएँगे। ये जो आपके सामने मैं नंबर्स मेंशन कर रहा हूँ, दीज़ आर द लेटेस्ट फिगर्स, ठीक है? तो आपको भी यही करना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है। इकोनॉमी में चीज़ें अपडेट होती हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज़ थिंग्स। तो ये हो गया एक स्टार्टअप की डेफिनिशन। अगर एक कंपनी इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करती है, तभी हम यहाँ पर उसको स्टार्टअप कह सकते हैं। अब बात करें भारत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, भारत के कॉन्टेक्स्ट में स्टार्टअप्स की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो पहली बात तो अगर हम बात करें ना, तो भारत के अंदर आपको थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम देखने को मिलेगा स्टार्टअप का। व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम? कहने का अर्थ क्या है, अगर हम बात करें यूएसए और चाइना की, यूएसए और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो देखने को मिलते हैं, वो आपको भारत में देखने को मिल जाएँगे। बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से एक ना स्टार्टअप के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम जानते हैं यूनिकॉर्न के नाम से। यूनिकॉर्न की जब हम बात होती है ना, यहाँ पर बात होती है उसकी वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी मार्केट वैल्यूएशन कितनी है, उसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे कहते हैं। अगर एक एंटिटी की वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिकॉर्न, राइट? अब ये डेफिनिटली वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुकी है, ये हमने फाइनेंशियल मार्केट के अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है? तो अगर वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से क्रॉस हो जाती है, उसको बोल देते हैं हम यूनिकॉर्न। अब भारत की अगर हम बात करें आज के समय के ऊपर, तो भारत में आपको मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स देखने को मिल जाएँगे। इंडिया करंटली हैज़ मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स, ठीक है, अच्छी बात है। प्लस एट द सेम टाइम एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, एक इंटरेस्टिंग बात आप अंडरस्टैंड करना, यूनिकॉर्न्स तो बताया। आप इसमें ये बात अंडरस्टैंड करना कि जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं, एक सेकंड, ये इरेज़ नहीं कर रहा, डोंट वरी, मैंने एक स्लाइड ही कॉपी करी है। आपको एज़ इट इज़ पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। तो मैं बात कर रहा था कि हाँ, अगर हम बात करें ना आज से 10 साल पहले की, यानी कि लगभग 2014-15 के आसपास की, तो 2014 के तक ना हमारे पास नंबर ऑफ स्टार्टअप्स 1000 से भी कम थे। वी हैड लेस देन 1000 स्टार्टअप्स इन 2014, और एक गज़ब ही मतलब रफ्तार, ऐसे एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हमारे यहाँ पे चली है। एंड आज के समय अगर हम बात करें ना, अगर हम 2024-25 में जहाँ पे खड़े हैं, तो हम नोटिस कर पाओगे कि लगभग 1,40,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स हमें आज के समय देखने को मिल जाएँगे। सोच पा रहे हो? बैंगलोर जाओ, दिल्ली जाओ, हर गली में आपको एक स्टार्टअप देखने को मिलता है। हर गली में स्टार्टअप है। ये नंबर्स इतनी तेज़ी से बढ़े हैं। समझ पा रहे हो? 1000 भी नहीं थे स्टार्टअप 2014 के अंदर, 11 साल के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो स्टार्टअप का है ना एक बूम चल रहा है, एक बूम, एक अलग लेवल के ऊपर आपको एक इसका एक बूम आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप अंडरस्टैंड करो, चलो नंबर-वंबर तो मैंने आपको दे दिए सारे, है ना? आप अंडरस्टैंड करो कि यार किस तरह से इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? व्हाई एक्ज़ैक्टली इज़ अ स्टार्टअप इम्पोर्टेंट? इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। क्यों होते हैं स्टार्टअप इम्पोर्टेंट? देखो पहली चीज़ तो एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, स्टार्टअप के साथ आती है इनोवेशन। कोई भी स्टार्टअप आप उठा के देख लो, ओला,
ठीक है, अब तो नहीं थे, ठीक है, बट पहले जब वो स्टार्टअप की तरह स्टार्ट हुए थे, उस समय अंडरस्टैंड करो, कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी है। ज़ोमैटो हो गया, आजकल हम खूब इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का। फिज़िक्स वाला, राइट? जब ये स्टार्ट हुए, कहीं न कहीं मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है इनोवेटिव ढंग के साथ, हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इनोवेशन के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, उसको बूस्ट करने के अंदर स्टार्टअप्स का बहुत-बहुत बड़ा रोल है, राइट? स्टार्टअप्स नहीं होते तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस कहाँ से निकल के आते? नहीं निकल के आते। तो यानी कि ना स्टार्टअप्स के अंदर जो सबसे बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलता है, वो आपका इनोवेशन एंड आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का देखने को मिल जाता है। एक देखो डीपीआईआईटी की एक ना रिपोर्ट आई थी, उस डीपीआईआईटी की रिपोर्ट ने ये बताया कि स्टार्टअप्स में ना 6.5 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो इतनी जॉब्स यहाँ पे इनके द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के अंदर भी आपके स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट आल्सो एंड इन फैक्ट अगर हम बात करें ना इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही, तो आप ये भी नोटिस कर पाओगे कि जो हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, वहाँ पर भी जो इंडिया की रैंकिंग है वो बढ़ती ही जा रही है। वी आर इम्प्रूविंग, बढ़ती मतलब इन टर्म्स इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। ये इम्प्रूवमेंट क्यों हुई है? क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो कि हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स का रोल बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एक ना कई बार ना हम लोग ना कंपनीज़ के केस में थोड़ा क्रिटिसिज़्म करते हैं। हमारे दिमाग में ये आता है कि यार, ये कंपनी लग कहाँ रही है? ये बैंगलोर लग रही है, दिल्ली लग रही है, यहाँ लग रही है, वहाँ लग रही है। तो हमारे दिमाग में आता है कि शायद स्टार्टअप्स में भी ऐसा तो ही नहीं है, कि सारे के सारे स्टार्टअप्स आपके टियर 1 सिटीज़ में ही देखने को मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डेटा के हिसाब से जाओगे ना, तो देन यू विल फाइंड आउट कि लगभग जो 45% स्टार्टअप्स है ना, वो आपके टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में देखने को मिल जाएँगे, राइट? एंड क्योंकि ये टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं क्या दिखाता है? ये कहीं न कहीं दिखाता है कि किस तरह से आपकी जो बैलेंस डेवलपमेंट है, उसको यहाँ पर ये प्रमोट कर रहा है, राइट? क्योंकि सिर्फ़ बड़े-बड़े शहरों के अंदर नहीं, अब छोटे शहरों के अंदर भी यहाँ पर स्टार्टअप्स का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है एंड ये चीज़ें हमें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? स्टार्टअप्स के केस में ना एक आप कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड करते हो, इनफैक्ट आप लोगों ने अपनी सोसाइटी क्लासेस के अंदर पढ़ा भी होगा, वो होता है ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट का। किसका? ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट का। जैसे आप लोग आजकल भी ना शार्क टैंक वगैरह भी देखते होंगे आप लोग, है ना? शार्क टैंक में देखते हो बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं वहाँ पे। बहुत सारे स्टार्टअप्स कुछ नई-नई प्रॉब्लम्स का नई-नई सॉल्यूशंस लेके आते हैं, राइट? तो दरअसल में है क्या ना, ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट समझते हो क्या होता है? जैसे एक कंपनी की बात करें, तो महिला एक लेट्स से एक महिला है, एक वुमन है, वो एक लेवल से स्टार्ट करेगी, प्रमोशन होगा, प्रमोशन होगा, प्रमोशन होगा, चलती रहेगी एक लेवल तक। बट एक लेवल के ऊपर जाके उसकी प्रमोशन रुक जाएगी। मतलब वो टॉप के सीईओ वाली पोज़ीशन तक नहीं पहुँच पाएगी। तो होता पता क्या है? यहाँ पर ना एक सीलिंग एक्सिस्ट करती है। एक काँच की सीलिंग है, हमें दिखती नहीं है, पर वहाँ पर वो है। महिला यहाँ तक पहुँच जाती है, पर इससे ऊपर टॉप मैनेजमेंट पोज़ीशन तक पहुँचना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता। एंड यहाँ पर बताया भी जाता है, अगर आप दुनिया भर की जो टॉप 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ आप नोटिस करोगे, उसमें कुछ 40 के आस-पास महिलाएँ हैं जो टॉप पे हैं। बाकी 90-92% जो लोग हैं ना, वो पुरुष हैं वहाँ पे। व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ दिस शोइंग? ये दिखा रहा है कि सच में ऐसा हो रहा है, महिला को बेटर डिसीज़न मेकर नहीं माना जा रहा कंपनीज़ के अंदर। उसको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा, राइट? उसको लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ऊपर पुरुष होगा, वही बढ़िया डिसीज़न ले लेगा। तो मैनेजमेंट के टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर उसको पहुँचने नहीं दिया जा रहा, उसको रोका जा रहा है महिला को। इसी को बोलते हैं हम ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट। अब ये ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट है ना डेफ़िनेटली आपको कंपनीज़ के अंदर देखने को मिलता है। पर अगर हम बात करें स्टार्टअप्स के केस में, यहाँ पर ये ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट थोड़ा कम है। कैसे? क्योंकि आप नोटिस कर पा रहे हो आजकल जैसे मैं बता भी रहा था शार्क टैंक वगैरह हो गया, यहाँ स्टार्टअप्स के अंदर देखो बहुत सारी महिलाएँ हैं, हू आर डूइंग वेरी वेल इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक है? जो नए-नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नए-नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का, आगे तरक्की करने का एक बहुत बढ़िया मौका यहाँ पर स्टार्टअप्स के द्वारा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आप लोग ना यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स भी दे सकते हो, कोई भी आपको ठीक लगे, जैसे आप लोग देखते भी होंगे, यू कैन गिव द एग्ज़ाम्पल्स, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है। ये सब तो हुए फ़ायदे कि क्या-क्या फ़ायदे हमें देखने को मिल जाएँगे
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टार्टअप्स। पर एक दिमाग में सवाल आएगा कि सर क्या कोई दिक्कतें भी स्टार्टअप्स फेस करते हैं? द आंसर इज यस। देखो स्टार्टअप्स ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। सोच सकते हो कैसी प्रॉब्लम्स? ऐसी प्रॉब्लम्स देखो प्रॉब्लम्स की जब मैं बात करूँ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? अभी भी ना हमारे जो स्टार्टअप्स हैं अभी भी जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। बाहर से पैसा आएगा तब वो कंपनीज़ ग्रो करेंगी। आप नोटिस करते हो जैसे इवन पेटीएम हो गया या और बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर जो पैसा लगा हुआ है वो इंडिया से बाहर से है। अब इंटरनेशनली कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे उतार-चढ़ाव आते हैं, उससे कहीं न कहीं हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। समझ रहे हो? इंटरनेशनली क्योंकि हम इतना ज़्यादा फॉरेन फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो कोई भी चीज़ आती है इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर होता ही होता है। क्लियर हुई ये बात? एंड कई बार ना ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर हो जाती है फंडिंग विंटर। क्या आ जाती है? फंडिंग विंटर। तो फंडिंग विंटर में हालत और खराब हो जाती है हमारे स्टार्टअप्स की। एक्चुअली में ना फंडिंग में भी जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब कोविड-19 पैंडेमिक था ना, तो भारत के अंदर खूब पैसा आ रहा था। तो उस समय किसी कंपनी ने अगर आईपीओ वगैरह रेज़ किया होगा, तो बहुत आराम से उसको पैसा मिल गया था। है ना? या बाहर से कुछ पैसा रेज़ किया था, तो बहुत आराम से उसको मिल गया था। पर बाद में एक टाइम आया जब इन्वेस्टर्स ही नहीं थे मार्केट के अंदर। इन्वेस्टर्स ही नहीं थे तो उसको बोलते हैं हम फंडिंग विंटर, वो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते होते ऐसे टाइम के ऊपर। तो फंडिंग विंटर के समय के ऊपर हमारे स्टार्टअप्स को बहुत बड़ी दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं। ठीक है? एक कॉन्सेप्ट आप और अंडरस्टैंड करना, देखो यार हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोगों के सामने ना कुछ एग्ज़ाम्पल्स आ जाते हैं, कि यार ये स्टार्टअप था, ये बंदा कहीं पे था, देखो कहाँ पे पहुँच गया। आज अरबपति हो गया, आज उसने स्टार्टअप इतना पॉपुलर हो गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओला ही ले लो, ओला कुछ भी नहीं था, मतलब इट स्टार्टेड विथ ज़ीरो एंड आज कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया है। ऐसे आपको 6, 7, 10, 20, 50, 100 एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग टू द फैक्ट। पर शायद आपने हज़ारों ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में सुना भी नहीं, जो शुरू हुए और वो फेल हो गए। अगर आप स्टार्टअप्स की फेलियर रेट आप अंडरस्टैंड करोगे ना, तो फेलियर रेट 90% से ज़्यादा है, मोर देन 90%। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं, जो इन्वेस्टर्स का पैसा लेते हैं, उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते एंड एक दिन उनको अपना स्टार्टअप बंद करना पड़ता है। लॉस मेकिंग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा या और कोई समस्याएँ आती हैं। तो 90% स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो स्टार्ट तो होंगे और वो खत्म भी हो जाएँगे। तो यानी कि इतनी हेवी फेलियर रेट है, बिल्कुल, हमारे सामने कुछ बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल आए। और जैसे मैं कह रहा था 1,40,000 स्टार्टअप्स हैं, पर कितने स्टार्टअप्स आप जानते हो? 1000 मैक्सिमम 2000 3000 बाकी 1,00,000 का क्या हुआ? नो वन नोज़ बंद हो गए। पैसा नहीं था उनके पास, नहीं मिल पाया, रेज़ नहीं कर पाए, फंडिंग विंटर आ गया या उनका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं था। तो इनफैक्ट ना एक और समस्या भी आती है व्हिच स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट मार्केट फिट। हम इसको बोलते हैं पीएमएफ। पीएमएफ इसको बोलते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट को। देखो यार, आप लोग भी ना देखते होंगे शार्क टैंक और बाकी चीज़ें, आप लोगों ने भी अंडरस्टैंड किया होगा। कई बार ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में ले आते हैं, जो मार्केट को चाहिए ही नहीं होते, है ना? तो मेरा प्रोडक्ट क्या मेरी मार्केट के लिए सही है, नहीं है, ये एक स्टार्टअप को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक बड़ी कंपनी है ना, तो उसके पास खूब पैसा है, वो खूब कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कुछ चेक करने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट जो मैं मार्केट में डालने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या वो सही है? एक स्टार्टअप के पास उतना पैसा नहीं होता, एक स्टार्टअप के पास ये दिक्कतें आती हैं। कि अगर उसको कोई प्रोडक्ट अपना मार्केट में डालना है, क्या वो सही मार्केट के हिसाब से है? क्या उसकी कॉस्ट सही रखी गई है? क्या उसके फीचर्स ठीक रखे गए हैं? वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना खेल नहीं सकता इस चीज़ के साथ। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट होना ही पड़ेगा उसको और ये समस्या आती है कि इसको चेक करने के लिए प्रॉपर ढंग का तरीका नहीं होता। राइट। एक और समस्या जो उनको फेस करनी पड़ती है वो होती है रेगुलेटरी कोलेस्टेरोल की। हालाँकि ये अब आज उतनी समस्या नहीं रही, बट ये पॉइंट कई बार नोटिस किया जाता है कि देखो यार लेट्स से मुझे एक आइडिया आ गया। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, ठीक है? अब मेरा कोशिश रहेगी यार फटाफट एक कंपनी खोलें या एक स्टार्टअप खोलें एंड उसको फिर एग्ज़ीक्यूट करते हैं। बढ़िया। पर हालाँकि अब मैं फिर से कह रहा हूँ स्टार्टअप ये रिगार्डिंग ये चीज़ इम्प्रूव हुई है। बट फिर भी एक इंसान को ना बहुत सारा उसका टाइम, सारा पेपर वर्क करने के अंदर और बहुत सारे कंप्लायंसेस करने के अंदर चला जाता है। तो एक जो छोटा-सा बंदा है जिसके पास मतलब ना ज़्यादा रिसोर्सेज़ है, ना ज़्यादा पैसा है, उसका काम मतलब जो मेजर आइडिया था उसके ऊपर उतना स्पेंड नहीं हो पाता। उसका काम ये कंप्लायंसेस और बाकी चीज़ देखने में ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो कहीं न कहीं जितना वो इनोवेशन के ऊपर पैसा और अपना टाइम दे सकता था, उतना नहीं दे पाता और रेगुलेटरी कोलेस्टेरोल रेगुलेटरी के जंजाल के अंदर वो
फँस के रह जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कहीं न कहीं स्टार्टअप्स को कुछ समस्याएँ फेस करनी पड़ती हैं। बट द गुड थिंग इज़ कि सरकार काम कर रही है ना? सरकार स्टार्टअप्स को बहुत सारे बेनिफिट देती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने स्टार्टअप इंडिया मिशन के बारे में सुना होगा। इस मिशन के अंतर्गत हमने बहुत सारे फ़ायदे दिए हमारे जो स्टार्टअप्स होते हैं, है ना? इनफैक्ट अगर हम बात करें जैसे हम लोगों ने जैसे आप लोगों ने अटल इनोवेशन मिशन के बारे में सुना होगा, राइट? अटल इनोवेशन मिशन जो कि आपका नीति आयोग के अंतर्गत है। इसके माध्यम से भी हमने अलग-अलग बेनिफिट्स दिए हैं। जैसे हमने इनोवेशन को इन जनरल प्रमोट करने की कोशिश करी है। चाहे वो आपके इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, राइट? अटल न्यू इंडिया चैलेंज हो गया। ये सारे हमने अलग-अलग चीज़ें कोशिश करी है ताकि जो इनोवेशन है, हम उसको प्रमोट कर पाएँ, ठीक है? तो अराइज़ जो है ना, अराइज़ अटल न्यू इंडिया चैलेंज, वो दरअसल में स्टार्टअप्स के साथ ही डील करता है। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग इनिशिएटिव्स हैं, आप पढ़ भी सकते हो। ई-बूस्ट पोर्टल हो गया, मुद्रा स्कीम हो गया, है ना? फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स हो गया। ये हमने अलग-अलग इनिशिएटिव्स रन किए हैं ताकि हम अपने जो स्टार्टअप्स हैं उनको मदद कर पाएँ। बाकी यू कैन कीप ऑन रीडिंग इन करंट अफेयर्स आल्सो मुद्रा स्कीम है ना? तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकार यहाँ पे कर रही है ताकि लोगों तक एक तरह से उसका बेनिफिट पहुँच पाए। ठीक है? तो स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग मेंस में आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ कीप अ चेक ऑन दैट एज़ वेल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं थोड़ा-सा हम ना एमएसएमई को अंडरस्टैंड करते हैं, कि आखिर सर ये एमएसएमई क्या होता है? पहली बात तो आप इसकी फुल फॉर्म अंडरस्टैंड करो। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। एमएसएमई किसको बोलते हैं? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को, राइट? एमएसएमई इज़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़। अब इसमें क्या होता है? आपकी अलग-अलग एंटरप्राइज़ इसके अंदर आ सकती हैं। मैं आपको कुछ एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एमएसएमई के अंदर आता क्या-क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लेदर गुड इंडस्ट्री रिलेटेड बिज़नेस हो गया, ठीक है? आपका प्लेसमेंट सर्विस हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, क्रच की सर्विस आप देते हो, एक्स-रे क्लिनिक है आपके पास या आपका गैराज है ऑटो रिपेयर के लिए। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप बेचते हो, आपकी जो ठीक है, आपकी जो कोकोनट वगैरह की रिगार्डिंग इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट के रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, है ना? आप स्मॉल व्हाइट गुड्स के साथ डील कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, अलमीराज़ हो गया, स्टील कॉक्स हो गया। अगर आप कहीं न कहीं इनमें से कोई भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व्ड हो, तो आप एमएसएमई में कहला सकते हो। पर इसकी कुछ कंडीशंस और भी हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनकी कंडीशंस क्या है। यहाँ पर आपके सामने आपको कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे। ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। होता पता क्या है? 2020 के अंदर ना सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किए एंड उन अमेंडमेंट्स के थ्रू सरकार ने हमें एमएसएमई की प्रॉपर डेफिनिशन दे दी। देखो डेफिनिशन पहले भी थी, पर हमें वो पुरानी डेफिनिशन के अंदर नहीं जाना। जो रिसेंट और लेटेस्ट डेफिनिशन है, हमें वो अंडरस्टैंड करनी है। फिर से बता रहा हूँ, अलग-अलग बुक्स के अंदर हो सकता है इन नंबर्स को गलत दिया हो, पर वो सारे पुराने नंबर्स हैं। जो लेटेस्ट वाले नंबर्स हैं, वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड हैं। पहले क्या होता था, पहले एमएसएमई की ना क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि वो कौन से सेक्टर के अंदर थी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थी या सर्विस के अंदर थी। उस हिसाब से एमएसएमई की क्लासिफिकेशन अलग-अलग थी। पर 2020 में जब अमेंडमेंट हुआ, उसके माध्यम से फिर क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। अब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही है या सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, उसकी क्लासिफिकेशन सेम है। क्या है वो क्लासिफिकेशन? वो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि अगर उसका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, वो 1 करोड़ से कम है एंड उनका जो एनुअल टर्नओवर है, वो 5 करोड़ से कम है। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई होती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो। ऑन द अदर हैंड अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से कम है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उसको हम बोलेंगे स्मॉल। एंड लास्टली अगर 50 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है एंड एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, उसको हम बोलते हैं मीडियम। ठीक है? इस तरह से है। अब आपने ना अगर बस इतना ध्यान में रख लिया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, तो ऑटोमैटिकली एनुअल टर्नओवर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट मेंशन है ना, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एनुअल टर्नओवर होगा। तो अगर आपने 1, 10, 50 याद रख लिया ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको एनुअल टर्नओवर 5, 50, 250 याद करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कंडीशंस है क्या? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड साथ ही साथ एनुअल टर्नओवर के रिगार्डिंग। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे सैटिस्फाई होती हैं, तो अकॉर्डिंगली हम उसको माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज़ कह सकते हैं।
अब ये कुछ बातें तो वो हैं जिनके बारे में आपको डेफ़िनेटली पता ही होगा। बट आपको पता होना चाहिए कि यार एक अलग से ना मिनिस्ट्री भी एग्ज़िस्ट करती है। दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है? अलग से हमारे पास एक एमएसएमई मिनिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, आपको अलग-अलग कमीशन्स देखने को मिल जाएँगे। जैसे आपका ठीक है केवीआईसी हो गया, क्वायर बोर्ड हो गया, राइट? एंड इसका काम क्या होता है? काम यही है कि एमएसएमईज़ की ग्रोथ कैसे करें? कैसे एमएसएमई सेक्टर को जो कहीं न कहीं मुश्किलें आ रही हैं, एंटरप्राइज़ को मुश्किलें आ रही हैं, उन मुश्किलों को हम यहाँ पे सॉल्व करें। कुछ एक जब भी आपका एमएसएमई के ऊपर सवाल आएगा ना मेंस के अंदर, इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस क्वेश्चन का जो आंसर है, वो कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स के साथ करें, राइट? तो अगर मैं आपको बताऊँ कि एमएसएमईज़ भारत में लगभग 6 करोड़ देखने को मिलती हैं। देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 6 करोड़ एमएसएमईज़ इन द कंट्री और ये जो 6 करोड़ एमएसएमई हैं, ये लगभग 11 करोड़ लोगों को कहीं न कहीं 11 करोड़ लोगों को आस-पास रोज़गार प्रोवाइड करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू सेक्टर तो एग्रीकल्चर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, वो और कोई नहीं वो एमएसएमई ही है क्योंकि 11 करोड़ लोगों को रोज़गार दे रहा है। तो डेफिनिटली इसकी इम्पोर्टेंस को हम यहाँ पे समझ सकते हैं उसी नंबर के साथ। एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और भी है कि एमएसएमई जो ये सारे अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाएँगे, इनको हम दूसरे देश एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यानी कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इनका अच्छा खासा है। हालाँकि कुछ इश्यूज़ भी हैं, उनको आगे डिस्कस करूँगा। पर अप्रॉक्सिमेटली अगर हम नोटिस कर पाएँगे ना लगभग 45% एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो एमएसएमईज़ के द्वारा ही किए जाते हैं। पर पिछले कुछ सालों में ना ये नंबर थोड़ा-सा कम हुआ है। पहले 49, 48, 47 इस तरह से हुआ करता था। थोड़ा-थोड़ा कम होके 45% आपको देखने को मिल जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात और भी है कि यहाँ पर भी जो महिलाएँ हैं, उनके सशक्तिकरण की बात है, क्योंकि लगभग 1/5 एमएसएमईज़ ऐसी हैं, जो महिलाओं के द्वारा आपके यहाँ पे ऑपरेट करी जाती हैं। हालाँकि इट वुड हैव बीन बेटर अगर ये नंबर और बढ़िया होता, बट स्टिल लगभग 20% एमएसएमईज़ आर ऑपरेटेड बाय वुमेन। बाकी साथ में अगर हम बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ग्रोथ एक्सेलरेटर होता है। इंडियन इकोनॉमी की ग्रो करने के लिए, उसको एक पुश देने के लिए एमएसएमईज़ आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, राइट? इम्पोर्टेंस तो बात आपको समझ आ गई होगी। राइट, बाकी और चीज़ें भी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन को चेक करने का बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है। आप पूछोगे डिस्ट्रेस माइग्रेशन कैसे चेक हो रही है? मुझे एक चीज़ बताओ, आप ना एक काम करना, आप एक चीज़ नोटिस करना, आप ये नंबर देखो कि टोटल एमएसएमईज़ में से कितनी एमएसएमईज़ आपकी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हैं। मैंने लिखा हुआ है, लगभग 50 से 60% जो आपकी एमएसएमईज़ हैं, दे आर इन रूरल एरियाज़ और ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। तो हम जो बार-बार इंक्लूसिव ग्रोथ जब हमने टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने अंडरस्टैंड किया था बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ के बारे में। तो अगर हमें बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ अचीव करनी है, उसके लिए एमएसएमईज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग आधी जो एमएसएमईज़ हैं, वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है। अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एमएसएमईज़ हैं, दैट मीन्स व्हाट? अब कहीं न कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? शहरों की तरफ कम जाने की ज़रूरत है। शहरों में कम जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने घर पर ही वो काम कर पाएँगे, अपने घर के आस-पास के एरियाज़ के अंदर ही काम कर पाएँगे। तो यानी कि जो मजबूरी में एक तरह की माइग्रेशन होती थी, मजबूरी के अंदर जो एक ब्रेकडाउन ऑफ फैमिलीज़ देखने को मिलता था, वो कहीं न कहीं अब कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एंड डेफिनिटली देखो एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करो, हम ना कई बार बात करते हैं सर्विस सेक्टर की या और सेक्टर्स की बात करते हैं। वहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वहाँ ग्रोथ तो अच्छी खासी है। दे आर ग्रोइंग वेल 8% 9% इस तरह से ग्रो कर लेते हैं। बट दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि वो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या? उसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ के नाम से। भाई ग्रोथ तो हो रही है, बट जॉब्स नहीं उस तरह से जनरेट हो रही। पर अगर मैं बात करूँ एमएसएमईज़ के एग्ज़ाम्पल की, तो डोंट यू थिंक एमएसएमईज़ किसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रही होंगी? यहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। 11 करोड़ लोग मैंने आपको बताया ना, तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ये। तो कहीं न कहीं आप नोटिस कर पाओगे इनकी एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी अच्छी-खासी होती है। तो यानी कि जो प्रॉब्लम है जॉबलेस ग्रोथ की, उसको भी हम निपटारा निकालने के लिए एमएसएमईज़ कैन बी अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि एमएसएमई के होने के बहुत सारे हमें बेनिफिट्स, उसके बहुत सारे लाभ हमें देखने को मिल सकते हैं। ये थी एक साइड ऑफ द स्टोरी कि बेनिफिट्स हैं, बट ऑन द अदर हैंड एमएसएमईज़ के केस में काफ़ी सारे हमें चैलेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। क्या है ये चैलेंजेस? देखो यार अंडरस्टैंड करना, मैं कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स आपको देता रहूँगा, उससे आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ आ जाएँगे। पहली बात आप ये समझो, एक तरफ है
बड़े-बड़े कंपनीज़, बहुत बड़े-बड़े कंपनीज़, ठीक है? एक तरफ है हमारी छोटी-सी एंटरप्राइज़। अब मैं गया बैंक के पास लोन लेने और एक बहुत बड़ी कंपनी गई। व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है? बैंक किसको लोन देगा? बैंक मुझे लोन देने से डरेगा। क्यों डरेगा लोन देने से? उसको लगेगा भाई ये छोटी-सी कंपनी है, छोटी-सी एंटरप्राइज़ है, क्या कर लेगा ये? कल को लोन नहीं वापस कर पाएगा फिर? ये बैंक का माइंडसेट होता है। एंड इसी वजह से आप नोटिस कर पाओगे इकोनॉमिक सर्वे ने भी एक बात मेंशन करी है कि लगभग 1/6 ही, लगभग 17% ही क्रेडिट है, जो कि आपका केवल इतना ही क्रेडिट आपका एमएसएमईज़ को जा रहा है। उनके पास पैसा नहीं होगा एमएसएमईज़ के पास, तो कहाँ से वो इनोवेशन करेंगे, कहाँ से नए-नए प्रोडक्ट लेकर आएँगे, कहाँ से अपने आप ग्रो कर पाएँगे, है ना? कहीं न कहीं एंटरप्राइज़ को आगे बढ़ने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए होगा, तो वो एक समस्या आती है। इसके अलावा रेगुलेटरी क्लस्टर मैंने आपको बताया ही कि रेगुलेशंस का एक जंजाल हो जाता है, रेगुलेशंस लाई इसलिए जाती हैं ताकि उसको बेनिफिट कर पाएँ, पर अगर रेगुलेशंस के अंदर ही हम फँस के रह जाते हैं, तो रियल इनोवेशन कहाँ से आ पाएगी? समस्या है। और भी चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि हम लगभग 45% अपना एक्सपोर्ट करते हैं, पर आजकल के समय के ऊपर एक्सपोर्ट में नंबर्स हमारे कम हो रहे हैं, परसेंटेज के टर्म्स में भी कम हो रहे हैं। कारण यही है कि उतने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स नहीं हैं हमारे। चाइना हो गया, बाकी और जगह के अलग-अलग जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लो रेट के ऊपर होते हैं, उनके साथ कम्पीट करना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है। समझे? बाकी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। एक यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुआ है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। व्हाट डज़ इट मीन? देखो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल टर्म को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो यार मैंने ना एक कोट पहना हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो? ठीक है, ये वाला कोट मैंने पहना हुआ है, बिल्कुल। अब मैं आपको बोलता हूँ यार एक कोट बना के दे दो मुझे। क्या करो? ऐसा एक कोट बना के दो। अब अगर आप सिर्फ़ एक कोट बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको देखो पहले तो मशीन को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, उस तरह से सेटअप करना पड़ेगा। राइट? फिर और कुछ खर्चा होगा, एक कोट जितना कपड़ा लेना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे करते-करते ना अगर मैं सिर्फ़ आपसे 1 कोट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, तो शायद आप मुझे कहोगे सर 1 कोट आपका ₹5000 का पड़ेगा, ठीक है? पर अगर मैंने आपको ये बोला कि यार एक काम करते हैं स जितने भी फैकल्टी हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के अंदर सबके लिए कोट बनाते हैं। सबके लिए मान लो सेम साइज़ का या थोड़े बहुत साइज़ का हल्का-फुल्का वेरिएशन के साथ, बाकी सारी चीज़ें सेम है उस कोट की। तो मुझे बताओ क्या आप लोग तब भी मुझे वो 1 कोट 5000 का ही दोगे? आप बोलोगे नहीं सर आप ऐसे 100 हज़ार प्रोडक्ट्स बना रहे हो मेरे से, तो आप एक काम करो आप 1 कोट ले लेना 3-3 हज़ार रुपए का, ठीक है? क्योंकि आपने इतने सारे प्रोडक्ट आपने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया ना, तो मेरे लिए भी खर्चा कम आएगा, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई बार आप लोग नोटिस करते हो होलसेल लेवल के ऊपर कोई चीज़ होती है ना, बड़े बड़े लेवल के ऊपर कोई चीज़ बनाई जाती है, तो वहाँ पर उसका खर्चा पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम आ जाती है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब बड़ी-बड़ी कंपनी के अंदर क्या होगा? बहुत बड़ा-बड़ा लेवल की प्रोडक्शन होगा, बड़े स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होगा। तो अगर बड़ी कंपनीज़ बड़े स्केल के ऊपर प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। पर अगर मैं बात करूँ एमएसएमईज़ की, ये तो बेचारे छोटे एंटरप्राइज़ेज़ हैं, ये तो नहीं कर पाएँगे बड़े-बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन। बड़े-बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं होगा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल नहीं आएगा, पर यूनिट कॉस्ट इनकी ज़्यादा होगी और पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा हुई, तो हाउ विल दे कम्पीट? हाउ विल दे कम्पीट? है कि नहीं? तो ये कुछ समस्याएँ आती हैं, बाकी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं होती, है ना? स्किल्ड लेबर उतना अच्छा नहीं होता। तो ये सब कुछ ना कुछ कारण बनते हैं। ये सब कुछ ना कुछ कारण बनते हैं जो एमएसएमईज़ के इश्यूज़ हमें देखने को मिल जाएँगे। एक आखिरी पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये है विद रिगार्ड्स टू ड्वार्फ एमएसएमईज़। ये अंडरस्टैंड करना कि ड्वार्फ एमएसएमई होता क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। देखो यार, आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करना, देखो जब आपकी कंपनी ना एक छोटी कंपनी होती है या लेट्स से आप घर में भी आप अंडरस्टैंड करना, लेट्स से एक छोटा बच्चा है। अब जब बच्चा छोटा होता है, तो सब लोग उससे लाड-प्यार करते हैं। करते हैं, नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। फिर जब धीरे-धीरे करके वो बड़ा हो जाता है, तो लाड-प्यार भी थोड़ा कम हो जाता है ना? फिर उसको बोला जाता है कि भाई तू अपना खुद देख ले, अब हम आपको लाड-प्यार नहीं कर सकते। ठीक है। अब टेक्निकली ये बात ठीक है, मतलब इट इज़ ओके कि लाड-प्यार किया जाए, कोई इसमें गलत बात नहीं है। पर अगर मुझे आप एक चीज़ बताओ, अगर एक बच्चे को ऐसा लगने लगे, कि यार जब तक मैं बच्चा था, जब तक मैं छोटा था, तब तो मैं लाड-प्यार खूब करते थे ये लोग। अब मैं जैसे-जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ, तो लाड-प्यार इन्होंने बंद कर दिया। तो क्या बच्चे के दिमाग में कई बार हो सकता है एक ऐसा थॉट आए, कि यार मैं बड़ा ही ना हूँ तो? अगर मैं बड़ा ही नहीं हुआ,
तो ये लोग तो मेरे साथ ज़िंदगी भर लाड-प्यार करते रहेंगे। आ सकता है ना उसके दिमाग के अंदर ये सवाल, बिल्कुल आ सकता है। क्या यही सेम चीज़ हमारे एमएसएमईज़ के केस में नहीं हो सकती? बिल्कुल होती भी है। देखो जब आपकी एंटरप्राइज़ छोटी होती है, मतलब बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम लोग हैं उसके अंदर, तो सरकार आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा कंप्लायंस नहीं डालती। सरकार आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती। सरकार कहती है आप छोटे हो, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है छोटे एंटरप्राइज़ेज़ की मदद करना, तो आपको हम बेनिफिट्स देंगे। पर जैसे-जैसे आप बड़े होते रहोगे, आपसे वो बेनिफिट छीनते रहेंगे। समझ पा रहे हो? क्या समस्या हो सकती है इससे? इससे समस्या ये हो जाती है कि एमएसएमई को लगता है, यार मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, तो सरकार जो इतने सारे बेनिफिट्स देती थी मुझे, वो सरकार सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाएँगे। तो दे विल ट्राई कि यार हम बड़े ही ना हों, दे विल ट्राई कि हम बड़े ही ना हों। तो दिक्कत यही है, हमारे यहाँ पे एमएसएमईज़ बड़े ही नहीं हो रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ना, बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज़ हो चुके हैं, जिनको काम करते हुए 10 साल, 20 साल, 50 साल हो चुके हैं। बट कहीं न कहीं आज भी उनके अंदर जो काम करने वाले लोगों की संख्या है, वो 100 से भी कम है। उनको लगता है कि अगर बड़े हो जाएँगे तो कहीं न कहीं सरकार के कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, बेनिफिट्स चले जाएँगे, तो इस चक्कर में बड़े ही नहीं हो रहे। बड़े ही नहीं हो रहे, तो जो इतने सारे लोगों को वो रोज़गार दे सकते थे, वो नहीं दे रहे। जो इतने बड़े लेवल की इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हो सकता था, वो नहीं हो रहा। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल नहीं हो रहा, तो उनके प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये ड्वार्फ एमएसएमईज़ भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज लेके हमारे सामने यहाँ पे खड़े हैं। राइट। और भी कुछ एक इश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब तो चलो हमने लेबर लॉज़ के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन हम उनकी काम कर रहे हैं, जैसे 2020 के आस-पास हमारे यहाँ पे 4 लेबर कोड्स आए थे। बट उसके पहले अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे लेबर लॉज़ की बहुत बड़ी समस्या है ना? हर स्टेट, हर पर्टिकुलर अलग-अलग एरियाज़ के अंदर हमारे लेबर लॉज़ बदल जाते थे। अब थोड़ा-सा हमने उसको इम्प्रूवमेंट किया है, बट फिर भी अगर एक कंपनी के पास, अगर एक एंटरप्राइज़ के पास हायर एंड फायर करने में बड़ी दिक्कत आती है, उसका ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस दिक्कत आता है, तो इट विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क, राइट? बाकी अगर हम बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी इनके थोड़े ज़्यादा हैं, एमएसएमईज़ के। बाकी कई बार पता क्या होता है? कई बार ये दिक्कत आती है कि अगर हम बात करते हैं ना क्लाइंट्स की, तो वहाँ से पेमेंट डिले हो जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है? मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना है। लेट्स से मैं घड़ियाँ बना रहा हूँ, छोटे लेवल के ऊपर, ठीक है? अब होगा पता क्या? मैंने ये घड़ियाँ डिलीवर कर दी अपने क्लाइंट को, ठीक है? अब क्लाइंट क्या बोलेगा? क्लाइंट बोलेगा कि भाई जब ये घड़ियाँ मैं बेच दूँगा ना मार्केट के अंदर, तब मैं तुझे पैसे रिटर्न कर दूँगा। मेबी इसमें वो 2 महीने या 3 महीने का टाइम माँग ले, कि मुझे घड़ियाँ बेचनी है मार्केट के अंदर, मुझे 3 महीने का टाइम दो, आपका सारा का सारा जो भी पैसा था, घड़ियों के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं आपको लौटा दूँगा। तो मुझे तो पेमेंट डिले होगी ना इस चक्कर में, मुझे तो पेमेंट 2-3 महीने बाद मिलेगी, एंड हो सकता है कि क्लाइंट 2-3 महीने की बजाय 6 महीने, 7 महीने, साल भर कर दे। तो बहुत सारे एमएसएमईज़ ऐसे भी होते हैं जिन जो प्रोडक्ट तो बनाते हैं, बट कहीं न कहीं क्लाइंट की तरफ से उनको पेमेंट आने में डिले हो जाता है, एंड उनको और समस्याएँ फेस होती हैं। ठीक है? तो इस तरह के कुछ ऐसे-ऐसे और टेक्नोलॉजी इश्यूज़ हो गया, डिलेड रिसीवेबल भी इसी को बोलते हैं। तो दीज़ आर सम ऑफ द इश्यूज़ व्हिच आर फेस्ड बाय माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। ठीक है? तो दोस्तों सरकार ने ना काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हुए हैं। आपको ये सारे के सारे स्टेप्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से कोई भी 3-4 स्टेप्स याद रख लो, ताकि आप अपने आंसर में कोट कर पाओ। जैसे जो रजिस्ट्रेशन था एमएसएमईज़ का, वो ऑनलाइन कर दिया गया है। बड़े आराम से अब आप कहीं न कहीं अपना एमएसएमई रजिस्टर कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत जो था कोविड-19 पैंडेमिक के समय के ऊपर, उसके अंदर हमने कोशिश करी कि इनको पैसा आराम से मिले। है ना? इस तरह से हमने ईसीएलजीएस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, यहाँ पर इसके माध्यम से इनको आराम से पैसा तेज़ी से मिले, उसकी बात करी। एमएसएमई सेक्टर के लिए हम बजट एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा 3 लाख करोड़ तक का, मतलब जो आपका टोटल आपका इतना लोन हम देने की कोशिश कर रहे हैं अपने एमएसएमईज़ को, सारे एमएसएमईज़ मिला के। उसके अलावा ज़ेड, ज़ीरो इफ़ेक्ट, ज़ीरो डिफेक्ट की बात होती है। ये प्रधानमंत्री जी ने ही बोला हुआ है। ज़ेड क्या होता है? ज़ीरो इफ़ेक्ट, ज़ीरो डिफेक्ट। हम चाहते हैं कि एमएसएमईज़ जो प्रोडक्ट बनाएँ, उनका एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इसलिए उनको बोलते हैं ज़ीरो इफ़ेक्ट। और ज़ीरो डिफेक्ट का मतलब कि जो प्रोडक्ट बनाए वो अच्छे हों, उनमें डिफेक्ट्स ना हो। तो ज़ीरो इफ़ेक्ट, ज़ीरो डिफेक्ट की पॉलिसी यहाँ पे रन कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई आप जानते होंगे, हमने जब डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक, उससे हमने समझा भी था कि एक चीज़ होती है पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उसमें हमने देखा था कि जैसे आपके बैंक्स हो गया, कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूँ, तो 40% उनको पीएसएल में डालना पड़ता है।
उसमें एक कंपोनेंट था एग्रीकल्चर, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे सेक्टर देखे थे। उनमें से एक इम्पोर्टेंट सेक्टर आपका एमएसएमई भी था। तो एमएसएमई को लोन देना भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर ही आता है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी स्टेप्स हैं, जैसे समाधान पोर्टल हो गया, कुछ समस्याएँ होती हैं, कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, उनको मदद करता है। चैंपियंस पोर्टल हो गया, एमएसएमई को फाइनेंस मिलने में दिक्कत जो आती है, उसको कहीं न कहीं रिमूव करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स, बट हाँ, आपको एक इन चीज़ों के बारे में एक बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। कल को मेंस के अंदर आंसर आए, तो एट लीस्ट आपके पास 3, 4, 5 स्टेप्स ज़रूर होने चाहिए, जो आप अपने आंसर में कोट कर पाओ। इतने सारे स्टेप्स तो नहीं कोट कर पाओगे, बट 3-4 स्टेप्स डेफिनिटली आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ बातें थी जो हमने एमएसएमईज़ के बारे में अंडरस्टैंड करी। अब थोड़ा-सा हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ की तरफ बढ़ लेना चाहिए। थोड़ा-सा हम अपने इंडस्ट्रीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो यार, एक बात अंडरस्टैंड करना, जब हम बात करते हैं ना इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ कैसे-कैसे इवॉल्व हुई, इसके बारे में एक बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। देखो, आज के समय के ऊपर जो चल रही है, वो हम करंट अफेयर्स में डेफिनिटली हम डिस्कस कर ही रहे हैं। पर ये इवॉल्व कैसे हुई, इसका एक बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ये पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड हाउ दे हैव इवॉल्व्ड, हमें वो एक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है? बाकी यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कैसे-कैसे समय के साथ ये बदलाव आए हैं, तो यू मस्ट हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट दीज़ थिंग्स। बाकी इसके अलावा जो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ा था ना, जब हमने 1991 रिफॉर्म्स की बात करी थी, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लाइसेंस राज को हमने अबॉलिश किया, उससे काफ़ी सारे चेंजेस हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर दोस्तों, अगर हम बात करें कि कैसे-कैसे चीज़ें हुई, तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में। पॉलिसी का मतलब पता है क्या होता है? पॉलिसी मतलब आपकी एक नीति, आपकी क्या सोच है, क्या विज़न है, कहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। वो होती है सरकार की एक पॉलिसी, सरकार की एक नीति। तो अगर हम बात करें हमारे देश में आज़ादी के बाद कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये आईपीआर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेज़ोल्यूशन 1948 में थोड़ा-सा आपको आइडिया होना चाहिए। दोस्तों, एक बात अंडरस्टैंड करो, अगर हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस द देखना है, तो आप नोटिस करो, जब हम इंडिपेंडेंस से पहले की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले कुछ समस्याएँ हम फेस कर रहे थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रिटिशर्स थे, ठीक है? अब ब्रिटिशर्स का फ़ोकस क्या था? क्या ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि भारत में इंडस्ट्रीज़ खूब प्रॉस्पर करें? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उल्टा तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने देश में कर दिया हमारे यहाँ पे डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, राइट? एंड इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से कहीं न कहीं भारत में इंडस्ट्रीज़ का एक तरह से पूरा डिस्ट्रक्शन होता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, एक तरह से तबाह कर दिया जाता है। तो हमारी यहाँ पे ये कोशिश थी कि 1947 के बाद जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को वापस से खड़ा कर पाएँ। एंड आप नोटिस करोगे भी कि उस समय के ऊपर जो गांधी जी के आइडियाज़ थे, गांधी जी की जो विज़न थी, उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। तो इस वजह से जब 1948 के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेज़ोल्यूशन आता है ना, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें हमारी जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये गांधीयन आइडियाज़ ही हैं। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा हुआ होगा इनके बारे में। तो 1948 की आईपीआर पॉलिसी के अंदर हम इन्हीं गांधीयन आइडियाज़ के बेसिस के ऊपर हम कोशिश करते हैं अपने स्मॉल स्केल एंड हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है। अब इंडिया ने 1947 के अंदर क्या अडॉप्ट किया? हमने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी। पर आप एक बात जानते होंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे पास भले ही था, पर जो मेजर रोल था यहाँ पे जो बात करी गई थी, वो स्टेट का ही था। एक तरह से आप कह सकते हो कि वी वर अ मिक्स्ड इकोनॉमी बट विद अ टिल्ट टुवर्ड्स सोशलिज्म, है ना? सोशलिज्म का काफ़ी इंपोर्टेंट रोल वहाँ पे रहा उस समय के ऊपर। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, उसमें हम 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ के अंदर हम डिवाइड करते हैं हमारी जो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एक सेक्टर्स थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एटॉमिक एनर्जी हो गया। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हो ही नहीं सकता, ऐसी कैटेगरी बनाई गई। फिर एक था मिक्स्ड सेक्टर। मिक्स्ड सेक्टर के अंदर हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन एंड स्टील की बात करी। यहाँ पर हमने बोला कि प्राइवेट सेक्टर आ ज़रूर सकता है, पर मेजर रोल आपके सरकार का ही रहेगा। फिर कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर की बात करें, यहाँ पर रेगुलेशंस की बात करी गई थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो केमिकल्स की इंडस्ट्री होती है, राइट? प्राइवेट कंपनीज़ कैन मेक केमिकल्स, नो इश्यूज़, बट कहीं न कहीं उनको यहाँ पर बहुत सारी रेगुलेशंस की यहाँ पे बात थी। एंड लास्टली, फोर्थ
ब्रॉड कैटेगरी वाज द प्राइवेट सेक्टर। अगर कोई चीज ऐसी है जो पहले तीनों में कवर नहीं हुई है, इट विल बी कवर अंडर द प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है ना 1948 का देखने को मिल जाएगा। अब इसके साथ ही साथ 1948 में ये चीज तो हुई, उसके साथ ही ना 1951 के अंदर 1951 के अंदर एक एक्ट आता है। 1951 के अंदर एक एक्ट आता है दैट इज इंडस्ट्रीज एक्ट, राइट। एंड इस 1951 के इंडस्ट्रीज एक्ट के माध्यम से हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं हमारे लाइसेंस परमिट की। हम बात करते हैं किसकी, हमारे लाइसेंस परमिट की। लाइसेंस परमिट के अंदर क्या होता है, हम बोलते हैं लाइसेंसिंग की, कि अगर आपको अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी है लाइसेंस चाहिए, उसको एक्सपेंड करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कुछ और चेंजेस करने हैं, लाइसेंस चाहिए। तो टेक्निकली इसको सोचा सही ढंग से था कि लाइसेंस होगा तो एक तरह से हम अच्छे से रेगुलेशन कर पाएंगे। बट आप लोग जानते होंगे जिन्होंने 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स मेरे साथ पढ़ रखा है, दे वुड हैव नोन कि कैसे ये कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत बड़ी हमारे सामने एक समस्या देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहां पर आगे जाके एक लाइसेंस राज जैसी चीज हमारे सामने हमें देखने को मिल जाती है। राइट 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 राइट। तो ये थी 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फिर आगे जाके 1956 की हमारे सामने इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है। आप लोगों के साथ जब मैंने आपको 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कशन किया था ना, तो वहां पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। एंड उस प्लान को हम जानते हैं नेहरू महालनोबिस प्लान के नाम से, है ना। इनफैक्ट दरअसल में ना जैसे हमारे यहाँ पे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, उसी तरह से ये जो आपकी आईपीआर 1956 की आई, इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके रचयिता जो थे वो आपके प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश ये करी गई कि किस तरह से हम अपनी हैवी इंडस्ट्रीज, आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, बेसिक इंडस्ट्रीज हो गया, हम उसके ऊपर यहाँ पे अच्छे से काम कर पाए, राइट। क्योंकि अगर हमें लेट्स से अगर हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं अगर उनको हमें आगे फॉरवर्ड लेके जाना है, तो हैवी इंडस्ट्रीज आर लाइकली टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। इनफैक्ट हमारे जो कोशिश थी डीपीएसपीस के अंदर भी, उसको भी इंप्लीमेंट करने की यहाँ पर इसके माध्यम से कोशिश करी जाती है। तो यहाँ पर भी ना जो पहले 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन चली आ रही थी, उसको बदलाव करके यहाँ पर एक 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन करी जाती है, जिसके माध्यम से शेड्यूल ए के अंदर वो इंडस्ट्रीज को रखा जाता है जो सरकार के कंट्रोल में होंगी। शेड्यूल बी के अंदर आपके मेजर रोल सरकार का बट प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है। एंड उस तरह से अगर हम बात करें शेड्यूल सी की बात करें, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ कंज्यूमर गुड्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है। फिर आगे जाके एक और पॉलिसी आती है 1969 की। देखो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बट एक बेसिक आइडिया इज इंपॉर्टेंट। अब होता पता क्या है, यहाँ पर 1969 के अंदर एक एमआरटीपी करके एक एक्ट आता है, मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अब देखो यार, आप एक चीज अंडरस्टैंड तो करते ही होंगे ना कि यहाँ पर ना 1969 हमारे जो इंदिरा गांधी जी हैं उनका टाइम हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो मोनोपलीज का और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता रहता है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि मोनोपलीज का नुकसान जो होता है, वो कहीं न कहीं हमारे एंड कस्टमर के ऊपर ही होता है। क्योंकि आप जानते हो मोनोपोली में क्या हो जाता है, एक सिंगल सेलर हो जाता है। एंड जब एक सिंगल सेलर हो गया, उससे समस्या क्या आएगी? उससे समस्या ये आएगी कि अगर मान लो मार्केट में केवल एक ही सिंगल सेलर है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि अब वो जिस रेट के ऊपर चाहेगा, उस रेट के ऊपर अपना सामान बेचेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है तो कहीं न कहीं कस्टमर के पास यहाँ पे बेनिफिट होता है। तो हमने यहाँ पे कोशिश करी कि यार ये जो इस तरह के मोनोपोलीज़ है ना, हम इनको यहाँ पर कहीं न कहीं फॉर्म ना होने दें, राइट? एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। देखो टेक्निकली इसका उद्देश्य अच्छा था फिर से कि एक तरह से कस्टमर को, कंज्यूमर को हम यहाँ पे ध्यान में रखें।
पर कहीं न कहीं इससे समस्याएँ ये हो जाती हैं क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि ये ज़्यादा ही थोड़ा सोशलिज़्म की तरफ टिल्टेड एक स्टेप देखने को मिल गया आता है। और इसी वजह से जब हम कहीं न कहीं हम एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद 1991 के अंदर हम अपने आप को एक फैसिलिटेटर की तरह यहाँ पे सामने आते हैं, तो एमआरटीपी को भी हम हटा देते हैं एंड इसकी जगह पे लाया जाता है आपका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट या कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट और उसी एक्ट के माध्यम से एक बॉडी बनती है सीसीआई। और ये कोशिश करती है कि एक फेयर प्लेइंग फील्ड हो, सबको यहाँ पर इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिले आगे बढ़ने की, ये यहाँ पर कोशिश करी जाती है। राइट, 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 राइट। ठीक है। फिर और भी कुछ पॉलिसीज़ आती हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है सही मायने में ये पॉलिसीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो 1973 की पॉलिसी आती है, 77 की आती है, 1980 की पॉलिसी आती है। 77 के अंदर सॉरी 73 के अंदर कुछ एक कोर इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है ना? ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। 1973 की जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, ठीक है? जैसे कोल हो गया, सीमेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें। फिर 1977 के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सरकार बदल जाती है ना? 1975 से 70 के बीच में इमरजेंसी चलती है, इमरजेंसी के बाद में जनता पार्टी आती है एंड वो फिर कहीं न कहीं कोशिश करती है कि अपने हिसाब से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बना पाएँ और इनका जो फ़ोकस रहता है ना, वो छोटे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रहता है, ठीक है? छोटे आपकी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके ऊपर आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके ऊपर इनका ज़्यादा फ़ोकस रहता है। प्लस एट द सेम टाइम जैसे फॉरेन एक्सचेंज को ये थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट? और उसी वजह से एक एक्ट भी लाया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एंड लास्टली अगर हम बात करें जो 1980 की पॉलिसीज़ हैं, उसमें हम एक्सपोर्ट की भी यहाँ पे थोड़ी बात हम और करने लग जाते हैं। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बहुत छोटी-छोटी पॉलिसीज़ हैं ये, नॉट दैट इम्पोर्टेंट फ्रॉम अवर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बट एक बेसिक आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग नोटिस कर सकते हो, जो हमने पढ़ा भी हुआ है, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर ये सारी बातें डिस्कस कर रखी हैं, कि जब 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, उसमें हम बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, राइट? आप लोगों ने जब पढ़ा था, मतलब हम लोगों ने जब एक तरह से पूरा अंडरस्टैंड किया था, हमारे लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन को और वहाँ पे हमने प्लानिंग के अंदर पढ़ा भी था, इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है। ये वाला टॉपिक आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो कि कैसे हमने लाइसेंस राज को अबॉलिश किया, कैसे और इस तरह से हमने यहाँ पे बदलाव किए हैं एंड कैसे-कैसे समय के साथ चीज़ें यहाँ पे बदली हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये सब बातें तो हमने अंडरस्टैंड कर ली। 1-2 बातें हमें और अंडरस्टैंड करनी है आज का लेक्चर रैप अप करने से पहले, वो है आपके बुक्स के अंदर जो मेंशन्ड है विद रिगार्ड्स टू पीएसयूज़। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की यहाँ पे बात हुई है बुक के अंदर ही। अब आप पूछोगे सर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आखिर कहते किसको हैं? व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? देखो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका कंट्रोल कहीं न कहीं सरकार के पास है, वो होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब कौन-सी सरकार? देखो कोई भी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी। पॉइंट बस इतना है अगर सरकार के पास उसका कंट्रोल है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब कंट्रोल होने का मतलब क्या? कि उसके जो शेयर्स हैं ना, वो कम से कम आपके 51% होने चाहिए यानी कि मेजॉरिटी ओनरशिप किसकी होनी चाहिए? सरकार की। अगर मेजॉरिटी ओनरशिप आपकी सरकार की है, तो इस केस में उसको हम क्या बोल सकते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आई होप आपको पीएसयू का मीनिंग समझ आ गया होगा। ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या अगर हम कैटेगरी बात करूँ, अगर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ की बात करूँ, तो ये आपके एडमिनिस्टर किए जाते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ एंड एंटरप्राइज़ेज़ के द्वारा और इनकी ना अलग-अलग तरह से क्लासिफिकेशन कर रखी है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो एक्चुअल में पता क्या होता है, आप इस बात को अंडरस्टैंड करो। आपको बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे लेट्स से मैं हूँ, ठीक है? अब अगर मान लो मेरा मैनेजर मुझे हर चीज़ बोलता रहे, कि भाई अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, तो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो जाएगा ना उसका, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगा एंड उस चक्कर में मैं ढंग से काम ही नहीं कर पाऊँगा। हमें तो इस बात से बिल्कुल। क्या यही सेम चीज़ हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ के साथ नहीं होगी? हमारे पास इतना कुछ है, ऑयल हो गया ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइज़ हैं। अगर मान लो इस सब चीज़ों के बीच में इनको इतने सारे इम्पोर्टेंट काम करने हैं, इन सब चीज़ों के बीच में अगर कहीं न कहीं सरकारी लोगों का हस्तक्षेप होता रहे, अगर सरकार का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखो सरकार का उद्देश्य कुछ अलग हो सकता है ना? या सरकारी कुछ लोगों का उद्देश्य कुछ अलग हो सकता है। तो अगर इन एंटरप्राइज़ को अच्छे से काम करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं न कहीं क्या हो? कहीं न कहीं ऑटोनॉमी हो। ऑटोनॉमी मतलब हर चीज़ के लिए सरकार का हस्तक्षेप ना हो। इनकी मालिक सरकार ही है, पर कहीं न कहीं पॉलिटिशियंस के हस्तक्षेप को रोकने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऑटोनोमस हो।
कुछ हद तक ऑटोनॉमी हो, हर चीज़ के लिए ऊपर पूछने की ज़रूरत ना पड़े, अदरवाइज़ फिर फैसले कैसे लिए जाएँगे, राइट? तो इसी वजह से ना हमने क्या किया है, हमने इनको अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। जैसे एक हो गया मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड 2, एक हो गया नवरत्ना, एक हो गया महारत्ना। थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ ना आपके सामने, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैंने लिख रखा है मिनी रत्ना कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 1 के बारे में। तो होता पता क्या है? आप लोगों को ना जब मैंने आप लोगों के साथ फाइनेंशियल मार्केट वाला टॉपिक डिस्कस किया था, वहाँ पर बात हुई थी नेट वर्थ की। मैंने आपको नेट वर्थ का वहाँ पे मीनिंग समझाया था। तो ध्यान से अंडरस्टैंड करना, अगर कोई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ है, जिसने पिछले 3 साल प्रॉफिट बनाया है, क्या किया है? जिसने पिछले 3 साल प्रॉफिट बनाया है एंड एट द सेम टाइम उसकी पॉजिटिव नेट वर्थ है। पढ़ा हुआ है हमने नेट वर्थ को। 2 कंडीशंस हैं, क्या है? अगर पिछले 3 साल लगातार वो प्रॉफिट कर रही है एंड उसकी पॉजिटिव नेट वर्थ है, तो वहाँ पर ना उसको मिनी रत्ना कैटेगरी 2 का स्टेटस दिया जा सकता है। आप बोलोगे ठीक है मिल गया तो क्या हो गया? अगर मान लो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ ने लगातार पिछले 3 साल प्रॉफिट भी कर लिया एंड एट द सेम टाइम उसकी जो नेट वर्थ है वो भी पॉजिटिव है। तो क्या फ़ायदा होगा? देखो यहाँ पर इनके पास ना ऑटोनॉमी आ जाएगी। कैसी ऑटोनॉमी? कि 150 करोड़ तक का कोई भी प्रोजेक्ट होगा ना, वो कर पाएँगे। उनमें यहाँ पे फिर सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का वहाँ पे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़ायदा होता है। तो ये हो गया मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 स्टेटस। अगर आप इससे भी बढ़िया हो, तो आपको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस मिल सकता है। कैसे? अगर आपने लेट्स से प्रॉफिट तो किया ही किया, प्लस एट द सेम टाइम आपका जो प्रॉफिट था पिछले 3 साल के अंदर, उनमें कम से कम 1 साल ऐसा होना चाहिए, जहाँ पर आपने 30 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट किया है। क्या कह रहा हूँ बात? मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रॉफिट तो किया ही होना चाहिए पिछले 3 साल। उन 3 साल में कोई 1 साल ऐसा हो, जिस साल आपने कम से कम 30 करोड़ का प्रॉफिट किया है। प्री टैक्स, टैक्स देने से पहले 30 करोड़ का प्रॉफिट किया है एंड आपकी नेट वर्थ पॉजिटिव है। अगर ऐसा होता है, तो आपको मिनी रत्ना 1 का स्टेटस मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना कि आपके पास ऑटोनॉमी होती है, वो ऑटोनॉमी थोड़ी और बढ़ जाती है नवरत्ना सॉरी आपका जो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 होता है। यहाँ पर 300 करोड़ तक का, ठीक है, अप टू 300 करोड़ तक के लिए आपको यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप अपने फैसले खुद ले सकते हो। आपको माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं होता, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। ये है मिनी रत्ना कैटेगरी 2 एंड मिनी रत्ना कैटेगरी 1। इससे थोड़ा और आगे चलोगे तो आपको नवरत्ना स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। नवरत्ना स्टेटस के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ कितनी है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आपका इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू आपका टर्नओवर कितना है? एंड इन सभी चीज़ों के बेसिस के ऊपर ना, इन सभी चीज़ों के बेसिस के ऊपर एक पर्टिकुलर कंपनी को नवरत्ना का स्टेटस मिल सकता है। नवरत्ना का स्टेटस मिल सकता है। अब जैसे हमने नोटिस किया नवरत्ना सॉरी मिनी रत्ना 2 और मिनी रत्ना 1 में यहाँ पे ऑटोनॉमी होती है 150 करोड़ और 300 करोड़ की। यहाँ पर नवरत्ना के कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 1000 करोड़ तक की यहाँ पे आपके पास ऑटोनॉमी होती है और भी आपके जो डे टू डे बेसिस के ऊपर फंक्शनिंग होती है, वहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ फैसले यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है? तो यानी कि अच्छा काम करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। उसी तरह से फिर और जो बड़ी हो जाती हैं, उनको मिलता है महारत्ना स्टेटस। महारत्ना स्टेटस के अंदर किसको मिल सकता है? पहली बात उनका नवरत्ना स्टेटस होना चाहिए। उनकी जो आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है? मतलब वो लिस्टेड होनी चाहिए, बेसिकली सेबी के साथ लिस्टेड होनी चाहिए। उन्होंने पिछले 3 साल के अंदर 25,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए। पिछले 3 साल के अंदर उनकी नेट वर्थ जो है, वो 15,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट उनका 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स एंड कहीं न कहीं उनकी जो आपके जो होने चाहिए, उनके जो आपके अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो अलग-अलग इंटरनेशनल ऑपरेशंस के अंदर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मीट करती हैं, तो उनको महारत्ना स्टेटस यहाँ पे मिल सकता है एंड डेफिनिटली जो महारत्ना स्टेटस हो जाता है, वो एंटिटीज़ अपने आप में बहुत-बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं, राइट? एंड उसी वजह से उनके वर्किंग के अंदर, उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर या फिर आपके अप्रूवल्स के अंदर कुछ प्रोजेक्ट हो गया, उसमें सरकार फिर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं करती है, वो अपने हिसाब से जो भी फैसले लेने होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से जितना बढ़िया काम करोगे, जितना प्रॉफ़िट ज़्यादा अच्छे से जनरेट करोगे, है ना? उतना ही सरकार आपको यहाँ पे उतना ज़्यादा फ़ायदा देगी, उतना ही फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी, उतना ही आपको इंटरफेरेंस से आप यहाँ पे बच पाओगे। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि कैसे अलग-अलग एंटरप्राइज़ के अंदर हमने यहाँ पे इनको डिवाइड किया हुआ है, कैसे अलग-अलग स्टेटस दिए जाते हैं आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ को।
राइट। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें इंडस्ट्री वाले टॉपिक की, तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर लिए। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अंडर आपका जो पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक था, आपने जो पढ़ा था हमने जीएसटी और बाकी चीज़ें, उस समय हमने इसको डिस्कस कर लिया था। बाकी कुछ एक करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, उनको हम करंट अफेयर्स में डेफिनिटली आपके साथ डिस्कस करते ही रहते हैं, तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को डेफिनिटली कवर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।